महात्मा गांधी के बाद अब हम लोग को पढ़ना है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय इतिहास के या आधुनिक भारतीय चिंतन के जो थिंकर थे उनके सिरमौर माने जाते हैं। यानी कि उनसे बड़ा चिंतक नहीं कोई माना जाता है, क्योंकि उनकी जो कल्पना शक्ति थी वो बहुत बड़ी थी, विशेषकर बंगाल में, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो आधुनिक युग का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को बंगाल में। क्लियर है? वे हिगेल एक महान चिंतक थे। उनका जन्म उनका जो कालखंड था 1770 से 1831 था। तो हिगेल के समकक्ष माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय के समकक्ष के चिंतक कौन थे या हिगेल के समकक्ष चिंतक कौन थे, तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएं, पूरक हो जाएं। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आधुनिक प्रवर्तकों में पहला व्यक्ति हिगेल थे या बंगाल के राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने सुधार का बीड़ा उठाया था। आंदोलन करना, संघर्ष करना अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सुधार के लिए संघर्ष करना बड़ी बात होती है। और भी उस समय जब आपका जो थिंकिंग होता है सोसाइटी का, वो नैरो माइंडेड होता है, छोटी सोच होती है। खास करके सती प्रथा के खिलाफ जो 1829 में कानून बनाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसमें कहीं ना कहीं योगदान होता है राजा राम मोहन राय का। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय के साथ। तो आप यह देख रहे होंगे कि इनका जन्म जो है ये होता है 22 मई 1772 को। तो बंगाल के हुगली जिले में इनका जन्म होता है और गांव होता है राधा नगर। तो बंगाल राज्य हो गया, प्रांत हो गया, जिला कौन सा हो गया? हुगली हो गया, और गांव का नाम था राधा नगर। तो राधा नगर में जन्म होता है राजा राम मोहन राय का। और उनके पितामह यानी कि उनके जो पिताजी थे उनका नाम था रमाकांत राय। हालांकि उनका मूल नाम था कृष्ण चंद्र बनर्जी। वे नवाब की सेवा में थे। वहां का जो नवाब था उसके यहाँ वो जॉब करते थे, उसकी सेवा में करते थे, और इसीलिए इनको टाइटल मिला था राय। ये जाति से ब्राह्मण थे, बनर्जी थे। ये राय जो था इनका वो टाइटल था, उनके पद का टाइटल था। उनके पिताजी को जो पद मिला था, राय का उपाधि मिला था, वो इनका टाइटल था। तो जाति से राजा राम मोहन राय बनर्जी थे, बंगाली ब्राह्मण थे, और इनके पिता का मूल नाम जो था वो था कृष्ण चंद्र बनर्जी। और उन्हें राय की उपाधि प्राप्त थी क्योंकि नवाब के यहाँ काम करते थे। तो इसीलिए राय शब्द परिवार के सभी सदस्यों के साथ जुड़ गया। उनके पिता, जिनको रमाकांत राय भी कहते हैं, तो रमाकांत राय वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे, वैष्णव को मानते थे। और जो माता थी तारणी देवी, इस शैव को मानती थी, यानी कि वो शाक्त थी। ठीक है? तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि राजा राम मोहन राय में बहु प्रतिभा थी, माने उनकी वो प्रतिभा की कोई कमी नहीं थे। वो बहुभाषाविद थे। उनको क्या थे? बहुभाषाविद थे। और गांव के पाठशाला में जब वो अध्ययन कर रहे थे, उसी समय बंगाली, संस्कृत, फारसी, अरबी उनको बोलने, पढ़ने और लिखने आता था। बचपन में ही रेंगा में ही वो बंगालियों जानते थे, संस्कृतो जानते थे, फारसियों जानते थे, अरबी भी जानते थे। जैसे मान चलो कि हम लोग इस कैंपस का, इस रूम का अगर एग्जाम्पल लें, तो सानिया जी को देखिए, वो भोजपुरी भी जानती हैं, पलमुआ भाषा भी जानती हैं, अंग्रेजी तो मतलब ऐसे बोलती हैं कि उसका टांग सब टूट जाता है, बिहारी भी बोलती हैं, मैथिली, मैंने बहुत सारी भाषाओं के जानकार सानिया जी हैं बचपन काल से। तो ये सब चीजें हमको लगता है कि सानिया जी और राजा राम मोहन को कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, दोनों का जनरेशन डिफरेंस है। लेकिन राजा राम मोहन राय बचपन से ही बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है? और 13 से 15 वर्ष की, एक्चुअली उनका देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा करें तो 9 वर्ष की आयु में वो बंगाली सीखे। जब उनका उम्र 9 साल था तो बंगाली सीखे। अब जब उनका उम्र
9 वर्ष के बाद हो जाता है, तो 9.5 वर्ष में वो फारसी सीख लेते हैं। 9 साल में बंगाली और 9.5 में फारसी, और 10वां जब पूरता है तो वो अरबी और हिंदी सीख लेते हैं। यानी कि 1 साल में 2 भाषा सीखते हैं। 9 से 10 के बीच बंगाली और फारसी, और 10वें में अरबी और हिंदी, और 13 से 15 के बीच में वो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ, संस्कृत थोड़ा सा कठिन शब्द है, तो संस्कृत में बहुत सारी शब्दावलियां भी होती हैं, तो संस्कृत सीखने में 2 साल लगा दिए। यानी कि 15 साल तक वो इतने भाषा का ज्ञाता हो चुके थे। अगर उसके बाद की जाए तो 37 से 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी सीखा। मतलब वो सीखने की कमी कला को छोड़े नहीं। हाँ, 37 से 42 ईयर के बीच में वो उन्होंने इंग्लिश सीखा। उसके बाद 47 से 49 के बीच में ग्रीक और हिब्रू सीखा, और 59 से 60 के बीच में फ्रेंच और लैटिन सीखा। यानी कि आजीवन वो कुछ ना कुछ सीखते रहे। सीखने का कोई रीजन उनके पीछे, ये बस शौक ही है? देखो, वो पढ़ने वाले लोगों को पढ़ने का शौक होता है, हॉबी होता है। हर चीज पढ़ने के, देखो आप पढ़ाई में घुस जाओगे ना तो आपको सीखने की ललक बढ़ जाएगी। तो उनमें ललक थी, और वो पूरी जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों लैंग्वेज के ज्ञाता हैं। तो कहने का मतलब है कि होते हैं, लेकिन ये उसके स्टार्टर थे। इन्होंने एक रास्ता दिखाया कि एक व्यक्ति अलग अलग चीजों में भी ख्याति प्राप्त कर सकता है और उसको ग्रहण कर सकता है। आप लोगों के साथ क्या है कि अगर हम बोल देंगे कि आज दिन है, तो बस आज ही दिन है, कल दिन होगा, इसके लिए हमें को बताना पड़ेगा कल भी दिन हो सकता है। आप लोग उससे आगे नहीं सोचते हैं। थोड़ा सा थिंकिंग जो है वो आपको ब्रॉड करना होगा, क्योंकि अब आप लोग मैच्योर्ड हो गए हो, और अब आप लोग पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व हो गए हो, आप लोग ग्रेजुएट होने वाले। चलिए, अब इसके बाद क्या है, तो उनका कार्य भाषा की तरह कार्य का जो एरिया था, क्षेत्र था, वो भी बहुमुखी था। वो कार्य क्षेत्र भी बहुमुखी था, और वो एक क्षेत्र में कार्य नहीं किए, वो बहुत सारे क्षेत्रों में काम किए। पहला क्या है कि परिवार कौन सा था? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण परिवार में रूढ़िवादी परंपरा ज्यादा होता है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना नहीं करना, बहुत सारी चीजें उसमें, हाँ, वहां पे ज्यादा होता है। लेकिन ये जो है, उनको राजा राममोहन राय को इसमें सहमति नहीं थी, वो इससे असहमत थे, और वो घर छोड़कर ट्रैवलिंग पे निकल गए, यात्रा पे निकल गए। और यात्रा पर निकलने के बाद मूर्ति पूजा, अनेकेश्वरवाद का वो कट्टू आलोचक बन गए। ठीक है, कट्टू आलोचक मतलब कट्टर विरोधी। हाँ, जैसे आपके दिमाग में भी 2 तरह के लोग होंगे, एक जो आपको बहुत पसंद होंगे, और एक ऐसा जो जिसको आपको पसंद नहीं करते होंगे। जैसे अगर आप शाकाहारी हैं और आपके थाली के आसपास भी कोई मटन चिकन ला कर रख दे, तो आप कैसा फील कीजिए? हाँ, तो कहने का मतलब है कि हर इंसान के पास 2 चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स होता है, एक नेगेटिव वाइब्स होता है। तो नेगेटिव जो होता है आप उसके आलोचक हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव हो जाता है आप उसके प्रशंसक हो जाते हैं। तो वो उसके विरोधी थे। तो उन्होंने धर्म, दर्शन और पश्चिमी विचार का अध्ययन किया कि वेस्टर्न कल्चर क्या है, ठीक है, वहाँ का रिलीजन कैसा है, वहाँ का फिलॉसफी कैसा है, उसका उन्होंने स्टडी किया। और उसके बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, राजस्व अधिकारी के रूप में उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। यानी कि वो टैक्स कलेक्टर बन गए, टैक्स ऑफिसर बन गए, इनकम टैक्स ऑफिसर कह सकती है। और जब वो नौकरी कर रहे थे तो इनके सीनियर का नाम था जॉन डिग्बी। यानी कि इनके जो सीनियर थे वो थे जॉन डिग्बी। और इन्होंने नौकरी करी 1803 से लेकर 1814 तक, यानी कि 11 सालों तक इन्होंने नौकरी की। लेकिन इनको नौकरी में भी मन नहीं लगा, और इन्होंने नौकरी छोड़कर आत्मीय सभा का क्या बोलते हैं उसको, गठन किया। और आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं ये 1814 कलकत्ता में। और आत्मीय सभा में मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सती प्रथा
बाल विवाह जैसे विषयों पर विरोध करने का काम शुरू किया और उस सभा के माध्यम से ये सब जगह जाके इसके बारे में लोगों को बताने लगे कि ये सही है, गलत है, ये सही है, गलत है। झारखंड के रामगढ़ में भी वो कई बार आए, ठीक है। रामगढ़ कैंट बहुत पॉपुलर प्लेस है, तो वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी या समाज सुधारक लोगों का आना जाना हुआ करता था। हालांकि राजा राम मोहन राय के साथ साथ अगर सती प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले वो पंडित मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो उनका तो मेदिनीनगर भी आगमन हुआ है, जब उनको पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिटेल करेंगे। तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। अगर आपको पता है कि मदन मोहन मालवीय जी पलामू में कब आए थे, मेदिनीनगर में कब आए थे और कहाँ आए थे, तो डेट प्लेस आप कमेंट जरूर कीजिए। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सती, बाल प्रथा जैसे विषयों का विरोध आत्मीय सभा के द्वारा करना शुरू कर दिए। उसके बाद कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये सब एमसीक्यू में आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। तो कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन का स्थापना होता है 1821 में और ब्रह्म समाज, पहले ब्रह्म सभा बनता है, बाद में उसको ब्रह्म समाज बोला गया, पहले ब्रह्म सभा बनता है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना होती है 1828 में। तो ये जो तीनों संगठन है इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद ये जो ब्रह्म सभा बनता है ये अकेले इन्होंने नहीं बनाया था, इनके साथ है द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। फिर इन्होंने पत्रकारिता में शुरू किया, मतलब बहुमुखी प्रतिभा, भाषा बहुत सारा सीखे, काम भी बहुत सारा किए। पत्रकारिता का प्रकाशन किया, जैसे समाज कौमुदी बंगाली में लिखे और समाज कौमुदी का ही प्रयास था, उसका ही आर्टिकल था कि सती प्रथा पे कानून बनाने पे विवश हो गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो समाज कौमुदी बंगाली में लिखे। अगला मिरादुल अखबार लिखे, वो फारसी में लिखना शुरू कर दिए। एक बंगदूत था जो दुनिया का पहला मल्टी लैंग्वेज पत्रिका था, उसमें सभी भाषाओं में लिखना शुरू कर दी। तो कहने का मतलब है कि पत्रकारिता का प्रकाशन में भी समाज कौमुदी, मिरादुल अखबार और बंगदूत मुख्य हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 मुख्य हैं। और ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वो ये चाहते थे कि प्रेस जो है उसमें सेंसर ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो शिक्षा आधुनिकता की, तो इन्होंने अंग्रेजी, साइंस और पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा दिया। ये अंग्रेजी के समर्थक थे, साइंस के समर्थक थे और वेस्टर्न चिकित्सा प्रणाली जो थी, डॉक्टरी थी, वहाँ का जो इलाज का सिस्टम था उसको इन्होंने प्रमोट किया। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU आप नाम सुने ही होंगे, तो हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817-18 में करने में इनका योगदान को भूल नहीं सकते हैं आप। उसके सक्रिय समर्थक रहे। वेदांत कॉलेज 1825 में खुला, उसके समर्थक रहे, यानी कि इन्होंने कॉलेज है, कॉलेज के बाद ये यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे। अभी तो आप पत्रकारिता की बात कर रहे थे, प्रकाशन की बात कर रहे थे, इन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिसमें तोहफत उल मुआहिदीन, नाम से ही लग रहा है कि ये फारसी होगा, 1803-4 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद वेदांत गाथा लिखा जिसका जिक्र उपनिषद से रिलेटेड आपको मिलता है। बंगाली व्याकरण की रचना की 1826 में, ठीक है। द यूनिवर्सल रिलीजन इतिहास ऑफ इंडियन फिलोसफी की रचना इन्होंने 1829 में की थी। और इन सब प्रयासों से सती प्रथा का अंत करने में इन्होंने अंत तो करने में नहीं, उस पर कानून बनवाने में सफलता प्राप्त की। और वो कानून इनके अभियान के प्रयास से ही बनता है, जो अभियान चला रहे थे उसके प्रयास से बनता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती निषेध अधिनियम पारित करता है 1829 को। और ये क्वेश्चन जो होता है आपके लाइफ का VVI क्वेश्चन हो जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सती निषेध अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1829 जो है ये बहुत ही है। और इसके में सहयोगी भूमिका जो होता है वो इनका जो प्रकाशन अखबार था या मैगजीन था, संवाद कौमुदी, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। अगर पुरस्कार उपाधि की बात की जाए तो जो अकबर द्वितीय था मुगल काल में, उसने इनको राजा की उपाधि दी थी। 1828-29 के आसपास इनको राजा की उपाधि वो दिया था। एक अकबर तो आप वो पढ़ते हैं जो सम्राट, हाँ, तो वो अकबर नहीं, अकबर द्वितीय की बात है। तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और उन्हीं के काम के को लेकर ही एक बार विदेश भी गए थे 1830 में, इंग्लैंड की यात्रा किए थे। और उस यात्रा का उद्देश्य ये था कि मुगल सम्राट का जो दूत के रूप में तो गए थे, तो
वहां पे उद्देश्य ये था कि पहले तो सती कानून जो बना है उसको बचाना है, और दूसरा था कि सम्राट को जो अनुदान मिलता था, सरकार पैसा देती थी, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी की जाए। तो सम्राट के एम्बेसडर के रूप में ये वहां गए थे और ये अनुदान की बात कर रहे थे। अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में ही, और इनका मृत्यु होता है 27 सितंबर 1833 को मेनिनाइटिस बीमारी के कारण, यानी कि एक बीमारी होता है इनको और उसके चलते इनकी निधन हो जाती है। और अर्नोसवेल कब्रिस्तान में इनको दफन कर दिया जाता है और वहाँ प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि सभा आज भी आयोजित की जाती है। इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।